नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मायावती को एक बार फिर बीएसपी की कमान सौंप दी गई है। अगली खबर बीजेपी से जुड़ी। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू होगा, जो 25 सितंबर तक चलेगा। तीसरी खबर योगी कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई। कुल 13 प्रस्ताव पर आज कैबिनेट के दौरान मुहर लगी है। हर फैसले की जानकारी आपको इस बुलेटिन में देंगे। वहीं कंगना विवाद की एंट्री यूपी की सियासत में भी हो गई है। सांसद कंगना के किसानों पर दिए गए बयान पर अब प्रदेश की सियासत हिलोरे मारने लगी है। जबकि आखिरी खबर साइबर क्राइम से जुड़ी हुई होगी। इस बुलेटिन में इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण खबरें होंगी। और कौशांबी से इस वक्त की बड़ी खबर, प्राथमिक विद्यालय के अंदर कब्र बनाने का एक मामला सामने आया है। गांव के कासिम, हासिम, नवाब, मिराज, सैफी पर कब्र बनाने का आरोप लगा है। स्कूल के हेडमास्टर ने बीएसए और पुलिस को जानकारी दी है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अषाढ़ा गांव का ये मामला है। स्कूल कैंपस के अंदर देखिए किस तरह से कब्र बना दी गई है। धारा सिंह संवाददाता हमारे इस वक्त न्यूज 18 के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, इस बारे में पूरी जानकारी दें, यह कब्र कब बनी, कब से यहाँ पर थी? जी मेनका जी, बता दें कि पूरा मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अषाढ़ा प्राथमिक विद्यालय का है। इस तस्वीरें सामने आने के बाद न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैरान है, बल्कि हिंदूवादी संगठन भी बेहद नाराज हैं। बता दें कि संडे को अवकाश होता है, ऐसे में मंडे को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ जाती है। 2 दिनों की छुट्टी थी। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के अंदर यानी गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और बाकायदा अंदर एक नई कब्र बना दी। जैसे ही आज स्कूल के प्रिंसिपल अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का मंजर देखकर वह दंग रह जाते हैं। प्रिंसिपल ने इस मामले की सूचना बीएसए को दी है, स्थानीय पुलिस को दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाया है। एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने इस मामले में सर्वप्रथम एफआईआर दर्ज की है। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस भी इस मामले में जांच करी कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात हो सकती है कि विद्यालय प्रांगण के अंदर से कब्र बनाया जाए। कहीं इसमें किसी को कोई बवाल कराने की मंशा तो नहीं थी। तमाम पहलुओं पर लगातार जांच की जा रही है। नियत को लेकर भी जांच चल रही है। इसी बीच जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनका पक्ष भी सामने आया है? आखिर एक चलते स्कूल में उन्होंने कब्र क्यों बनाया और किसका कब्र है ये? देखिए, इसमें कासिम और आसिफ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने अपनी ओर से यह बात कही है कि जो स्कूल की बाउंड्री के बाहर कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की जमीन है। उनका खुद का मानना था कि बाउंड्री के अंदर भी उनकी पुश्तैनी कब्रें हैं, इस लिहाज से उन्होंने उस कब्र का निर्माण कराया था, बनाई थी। लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा है कि ये विद्यालय कई वर्षों पुराना है, बाकायदा प्रसिद्ध विद्यालय के नाम पे ये विवाद पुराना लग रहा है। और इसी विवाद में लेकिन स्कूल के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर कब्र बना देना वाकई ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। और साथ ही साथ चुनौती प्रशासन को तो एक बड़ी है ही। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। डेटा सेंटर संशोधन नीति को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो आज कैबिनेट के दौरान कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन पर चर्चा हुई और फिर इन्हें पास कर दिया गया है। उद्यमियों को 5 साल के प्रबंधकीय संविदा पर दे दिए जाए, लेकिन जो 5 साल को देने थे तो 5 साल के लिए कौन रेनोवेट करेगा, कौन इतना क्या करेगा। सरकार ने अनेकानेक अब तक प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसमें उद्यमी, कोई भी निजी निवेशक अभी तक उसमें इंटरेस्ट उसने अपना नहीं दिखाया। इसी के दृष्टिगत आज हम लोग पुनः कैबिनेट में लाए हैं, जिसमें प्रावधान किया है कि निजी प्रबंधन पर इस तरह के जो हमारे आवास गृह हैं उनको 15 साल प्लस 15 साल का उनका एक्सटेंशन, कुल 30 साल के लिए हम लोग उनको निजी प्रबंधन पर देने का काम करेंगे। ये आज हमारी कैबिनेट से पास हुआ है। और इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर सभी 10 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करने की बात कही। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के बेनकाब होने की बात कही और उपचुनाव में हर सीट पर कमल खिलाने का दावा भी किया है। जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
विपक्ष का जो गुमराह करने वाला एजेंडा था, जो प्रदेश की जनता के बीच में फूट डालने वाला एजेंडा था, वो कभी पूरा नहीं होगा। जनता इनकी कलई को खोल चुकी है। अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इन 10 सीटों पर अपना आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ देने वाली है। इधर एनडीए के सहयोगी दल एसबीएसपी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को लेकर बड़ा दावा किया। राजभर ने कहा कि मिल्कीपुर और कटेहरी सीट बीजेपी 100% जीत रही है। मिल्कीपुर ही नहीं, 10 विधानसभा जीतने की तैयारी हो रही है। आपको मिल्कीपुर की ज्यादा चिंता है तो अभी ही समझ लीजिए कि मिल्कीपुर और कटेहरी 100% जीतेंगे। कल सीएम योगी ने सनातन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया था। सीएम योगी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की थी ताकि आपसी फूट से बाहरी ताकतें फायदा ना उठा ले। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती यहां ना करें, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पलटवार किया तो बीजेपी ने सीएम योगी के बचाव को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश से परेशान है वहां हिंदू, कितने शिविर लगाया इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को शरण दिया जो शरण मांग रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने वहां के हिंदुओं को शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया, ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए। योगी आदित्यनाथ जी आह्वान कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, तो इसमें किसको कोई आपत्ति हो सकती है? बटोगे तो कटोगे का मतलब यही है कि एक बार हम बटे थे तो कितनी जो है वो हालत खराब हुई थी 47 के बाद। क्या हुआ था किसी को याद है? किसी को भूला नहीं होगा उस कहानी को और उस इतिहास को। इसलिए मुझे लगता है, और उसके साथ साथ हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार, सनातन संस्कृति और संस्कार जो है हमारे देश की एकता, हमारे देश के सौहार्द और हमारे देश की एकजुटता की गारंटी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि ये देश को बांटने वाला बयान है। हमारा कहना है कि जुड़ोगे तो रहोगे। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आता है तो मोदी जी उसको कहां लेके जाते हैं? बापू की समाधि पर। कौन है बापू? शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक। कल हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अमेरिका चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, रसिया चले जाइए, हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा। कौन है भगवान श्री कृष्ण? प्रेम का संदेश देने वाले। तो प्रेम और भाईचारे के बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जो बांटो और राज करो की नीति को मानते हैं उनको देश ने नकारा है अभी लोकसभा के चुनाव में, आगे भी नकारेंगे। और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी फिर से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। 2 सितंबर से अभियान का पहला चरण शुरू होगा, 25 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी पार्टी के पहले सदस्य बनेंगे। लोग नमो ऐप और क्यूआर कोड के जरिए पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रियता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी।
इधर मायावती एक बार फिर से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। मायावती को पार्टी की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना। बीएसपी ने एक बार फिर से मायावती को 5 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना है। वहीं आकाश आनंद के पद और जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया। आकाश आनंद पार्टी के कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अपने एक बयान के बाद फिर से सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने कोलकाता रेप और मर्डर केस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और उसी वक्त ये बात कही। तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा। सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। और देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर एसपी की सांसद रुचि वीरा ने ही किया है पलटवार। कोई भी संसद भवन में जनता के द्वारा चुनकर ही जा सकता है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसमें ये कोरा ऐसे ही बयान देने की चीज नहीं है। ये तो जनता तय करेगी कि कौन जाना चाहिए और कौन नहीं। तो फिर धर्म का काम कौन देखेगा? जो शंकराचार्य जो धर्म की को देखते हैं वो सब क्या करेंगे? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फिर ये सब कैसे चलेगा? वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात की। संजय सिंह वक्फ एक्ट को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संजय सिंह से वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ अपना विरोध पत्र दिया है। वहीं संजय सिंह ने भी फिरंगी महली से इस एक्ट के खिलाफ मजबूती से संसद में विरोध करने का भरोसा दिया है। पार्लियामेंट ने जो जेपीसी बनाई है प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में, उसके चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब कल तशरीफ़ लाए थे और आज उसके मेंबर जनाब संजय सिंह साहब तशरीफ़ लाए। इन दोनों हजरात के सामने हम लोगों ने डिटेल में जो भी इन अमेंडमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको इन राइटिंग भी दिए और ज़बानी तौर पर भी उनके सामने बात वाज़ेह की कि ये ऑब्जेक्शन हम लोगों को वो क्यों कर हैं। और अब कंगना रनौत के बयान पर मचे बवाल की कर लेते हैं बात। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें लगता है कि कंगना रनौत ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था और कंगना रनौत पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रहे थे। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरीके की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद और वो भी महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। तो यहां पर मुद्दों पर मतभेद से आगे बढ़कर अजय राय ने कंगना रनौत पर आरोप लगा दिया और यह कह दिया कि लगता है वो खुद नशे में रहती हैं। दरअसल एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कंगना ने किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी की थी। कंगना का कहना था कि अगर केंद्र सरकार मजबूत नहीं होती तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। वे देश में कुछ भी कर सकते थे। वहीं कंगना रनौत के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। साथ ही कंगना को भविष्य में इस तरह का कोई बयान न देने की नसीहत भी दी गई है। इधर सीतापुर में शारदा सहायक नहर कट जाने के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया, गांव वालों से उन्होंने बात भी की और उनके नुकसान को लेकर भी जानकारी मांगी है। पशुओं की हानि पर मुआवजा तुरंत मिलने का भरोसा दिया है।
और ये भी भरोसा दिया कि कल तक रोड पर यातायात की शुरुआत हो जाएगी। हम शाम तक या कल तक आवागमन सुरक्षित हो जाएगा और गांव में भी जो पानी घुसा था वह अब नीचे उतर गया है। पानी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई क्योंकि जिले का प्रशासन अधिकारी सभी लोग लगभग और सभी को रेस्क्यू किया और हमारे एनडीआरएफ की टीम में सब किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सभी किसानों को जिनका नुकसान हुआ है। फतेहपुर में स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चलती बाइक से चिंगारी निकाली जा रही है। 2 बाइक पर सवार 4 युवक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। हाईवे के बीच स्टंट करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटबाजी कर रहे लड़के थरियाओं के सीतापुर गांव के बताए जा रहे हैं। ये वीडियो थाना थरियाओं के ओवरब्रिज का बताया जा रहा है। नोएडा में एलईडी पर विज्ञापन के नाम पर करोड़ों की ठगी का एक मामला सामने आया। सेक्टर 3 में दफ्तर खोलकर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और यूपी के कई लोगों से ठगी की बात सामने आई है। दुकान में एलईडी लगाकर विज्ञापन चलाने का झांसा दिया गया। विज्ञापन पर हर महीने 10 से 15 हजार की कमाई होने की बात कही गई। एलईडी लगाने के लिए 1,10,000 रुपए हर दुकानदार से लिए गए। 1,000 से ज्यादा दुकानदारों से ठगी का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर थाना फेज 1 में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एलईडी लगाकर हजारों रुपए कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगी का एक मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 3 में एक दुकान खुली थी, उसने लोगों को झांसा दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों के लोगों को इसमें शिकार बनाया गया है और लोगों को झांसा दिया गया कि दुकानों में एलईडी लगाई जाएगी और उससे आमदनी होगी। आमदनी करीब 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह होगी। बताया जा रहा है 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इसमें टीम गठित कर दी गई है। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से जल्द ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और अगली खबर आगरा से, जहां ताजमहल या तेजो महालय विवाद पर न्यायालय में आज दोनों पक्षों के बीच बहस हुई है। कोर्ट ने अगली तारीख तक आपत्तियां प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होनी है। दरअसल एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद आरके पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। आपको बता दें, तेजो महालय पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर न्यायालय में 23 जुलाई को एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। उन्हें नकलें नहीं मिली हैं, जबकि पिछली तारीख पे वो न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उन्हें नकलें नहीं मिली है। अगर नकल नहीं मिली होती तो ये बात वो पिछली तारीख पे कह देते, उन्हें तुरंत की तुरंत नकलें मिल जाती और आज मुकदमे में सुनवाई हो जाती। लेकिन चूंकि उनकी टालने की कोशिश है, इसलिए उन्होंने पिछली तारीख पे ऐसी कोई बात नहीं की। आज एक नई बात निकाली जो गलत थी और झूठी थी, लेकिन हमने फिर भी विवाद को खत्म करने के लिए उन्हें नकलें दे दी दोबारा और हम इस तैयारी में हैं कि अगली तारीख पर सुनवाई हो जाए। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में स्वच्छ और पर्याप्त गंगा जल की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 10 सितंबर तक राज्य सरकार को गंगा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार प्लान पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 10 तारीख को ही होनी है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा और कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्वच्छ जल की मांग की गई है, इसलिए सरकार बताए कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और भक्तों को स्वच्छ पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्य योजना है। इधर गाजीपुर में लाल दरवाजा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय को कोर्ट के आदेश पर 1 महीने के लिए सील कर दिया गया। दरअसल सन 1980 में बाबूलाल नाम के उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके खिलाफ उपभोक्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने बिजली विभाग को साल 1980 से साल 2014 तक उपभोक्ता को 4,000 रुपए प्रति माह क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। विभाग ने उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने बिजली विभाग कार्यालय को 1 महीने के लिए सील करने का आदेश दिया है और इसी पर आज दफ्तर को सील किया गया।
न्यायालय ने बिजली विभाग को मना किया था कि आप लाइन न काटें, तो न्यायालय का आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ, उस न्यायालय ने इसी में ये कार्रवाई की। इधर आगरा में 12वीं क्लास की छात्रा को ट्रक ने रौंद दिया है। मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। शमशाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद बाईपास पर यह हादसा हुआ है। गुस्साए परिवार और गांव वालों ने हाईवे जाम किया। पुलिस की टीम भी पहुंची, तब जाकर लोग शांत हुए जब पुलिस ने उन्हें समझाया। इटावा में एक सूदखोर से तंग आकर किसान ने परिवार समेत आत्मदाह की कोशिश की है। किसान ने अपनी बेटी भाभी के साथ ही जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। किसान दयाशंकर और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उसकी विधवा भाभी की हालत गंभीर है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसान ने पड़ोस के उपेंद्र, जितेंद्र और रिंकू से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे, जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा था और इसी का दबाव तीनों की ओर से बनाया जा रहा था। मृतक की मां के मुताबिक इसी दबाव में किसान दयाशंकर ने सामूहिक आत्महत्या का फैसला लिया। ऐसी हो गई है कि वो दारू वहाँ पीते रहे, जितेंद्र और उपेंद्र के, और वो नाम है रिंकू। उनका कुछ कर्जा हो गया तो मैंने खेती बेची दे दिया उनको पैसा, तब भी कर्जा उनका नहीं पटा। वो रोजीना टॉर्चर करते थे हमसे। परसों आए थे, वे कल आए, ठीक है, और टॉर्चर कर करके वो उसके कुछ कर्जा रहेगा वो ये न रह गया, वो टॉर्चर कर करके वो लिवा गए वहाँ घर से मेरे। अब रोजीना दारू पे वहाँ दुकान पे जाके दारू पे बाते थे और 10 रुपया के 50 की चीज लाई और 100 रुपया लिखते। उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम सदर की अगुवाई में कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। दरअसल डीएम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के आदेश दिए और जांच में अवैध कब्जा की शिकायत सही पाई गई है। नगर पालिका परिषद गंगा घाट का ये मामला है। इधर अमरोहा में एक प्राइवेट डॉक्टर को यौन शोषण के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया और इस गैंग में एक महिला समेत कई लोग शामिल हैं, जो लोगों के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस बनाते हैं और फिर उन्हें परेशान करते थे, ब्लैकमेल करते थे। इन आरोपियों का पैसे के लेन देन के बाद कोर्ट में बयान बदलने से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि लाखों रुपए ऐंठने के बाद दोबारा से इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल संचालक ने डिडौली थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब जांच में जुटी है। पिछले कुछ समय पहले मेरे साथ ब्लैकमेलिंग का केस हुआ था कि मेरी कुछ फोटो दिखाने के बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया था, जिसको मैंने 1-2 बार एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको मैंने पूरा भी किया था। लेकिन मैं मानसिक संतुलन भी इससे परेशान हो गया था बार बार कॉल आने से, तो जिसके बाद मैंने अपनी बात कप्तान साहब के यहाँ और थाने में रखी और इसमें मैंने मुकदमा करा दिया है। बाकी मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। एटा पुलिस ने शातिर अपराधी फर्जी बाबा लोधेश्वर महाराज को गिरफ्तार किया, जो पिछले साल एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने लोधेश्वर पर 25,000 का इनाम रखा था। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। शातिर अपराधी लोधेश्वर महाराज और राजीव लोधी को जेल भेजा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।